हेलो जवानों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं सुशांत और आप लोग अपने प्यारे से चैनल ज्ञान बूस्टर पर हैं। और भाई साहब, हमने शुरू कर रखा है क्रैश कोर्स। और प्यारे जवानों, आज चौथा दिन है क्रैश कोर्स का। और आई होप आपने पिछली तीनों वीडियोस ध्यान से देखी हैं। और यदि ध्यान से देखी होंगी तो आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे से रिवाइज हो गए होंगे। यदि कहीं पर कुछ कमी रही होगी तो वो भी पूरी हो गई होगी। प्यारे जवानों, वैसे तो इस कोर्स का कोई चार्ज नहीं है, लेकिन फिर भी मानवता के नाते मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी थी कि इस कोर्स के बदले मेरे भाई आप एक पेड़ जरूर लगाएं। यदि आप नए हैं तो भाई साहब, मैं इसलिए आपको पहले ही बता देता हूँ, लेक्चर में आगे प्रोसीड हो उससे पहले आप ये मान लें कि वो मेरी गुरु दक्षिणा है। मैं आपसे लाइफ में कुछ नहीं मांगूंगा सिवाय आप एक पेड़ फिजिक्स के नाम पे लगा दीजिए। आपको वीडियो लाइक करनी है, नहीं करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, नहीं करना है, वो सारी आपकी मर्जी है। बस एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई साहब, आप जो है एक पेड़ जरूर लगाएं। यदि आप पीपल या बरगद का पेड़ लगाते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। प्यारे जवानों, यदि हम सब मिलके ऐसा काम करेंगे, आप अपने दोस्तों के साथ भी ये चीज़ शेयर जरूर करें, ताकि क्या पता उनका भी किसी का मन कर जाए और आपके कहने से कोई पेड़ लगा दे। मेरे प्यारे जवानों, जब सब लोग हम मिलके ऐसा करेंगे तो पूरे समाज का ही कल्याण होना निश्चित है। तो चलिए जवानों, शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको न्यूमेरिकल्स कराई थी, कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स करवाई थी जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। जो कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स थी वो भी हमने डिस्कस करी थी। आज उसी कड़ी में आगे चलते हुए आज मैं गॉस थ्योरम एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स लेकर आया हूं और वन बाय वन हम लोग शुरू करेंगे। प्यारे जवानों, मैं आपको रूल फिर से समझा दूं। अपनी क्लास का नियम है, पहले एक क्वेश्चन आपको ट्राई करने के लिए मिलेगा और उस क्वेश्चन को ट्राई करने में सिर्फ 1 मिनट का वक्त मिलेगा। क्वेश्चन नहीं लिखना है आपको सिर्फ और सिर्फ क्या काम करना है भाई साहब, सॉल्यूशन करना है। इसकी पीडीएफ मैं शेयर करूंगा, क्वेश्चन आप उसमें से देख लीजिए। लेकिन भाई साहब, आपको बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाएगी यदि आप ट्राई करेंगे तो अच्छा लगेगा आपको ना। तो प्यारे जवानों, चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल ये रहा आपके लिए। स्क्रीन पर सारे क्वेश्चन ज्ञान बूस्टर वाली बुक से हैं। यदि आपके पास ज्ञान बूस्टर है तो आप हार्ड कॉपी रख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है ना, उसको ओपन करके आप जल्दी से देख सकते हैं। करना चाहें तो समय आपका शुरू होता है। अब प्यारे जवानों, जल्दी से करना है। शाबाश जवानों। देखो बेटे, हम फिजिक्स सीख रहे हैं। फिजिक्स पढ़ने का सब्जेक्ट नहीं है, सीखने का सब्जेक्ट है, समझने का सब्जेक्ट और समझाने का सब्जेक्ट है। तो भाई साहब, पूरी ईमानदारी के साथ आपको ट्राई करना है। यदि आप फंसेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। जवानों, आपकी 45 सेकंड बाकी है, जल्दी से करिए। शाबाश शाबाश। प्यारे जवानों, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर व्हेन इट इज हेल्ड नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत ही प्यारा सा सवाल है, थोड़ा सा जल्दी करिए मेरे प्यारे जवानों, थोड़ा सा जल्दी करिए। शाबाश, वक्त की कमी है हमारे पास वक्त की कमी है। शाबाश, थोड़ा जल्दी करिए। 20 सेकंड बाकी हैं भाई साहब, जल्दी जल्दी जल्दी। शाबाश, खींच दो जवानों, खींच दो। देखो, जब हम लड़ेंगे पूरे मन से तो हम जीतेंगे भी। 6 सेकंड बाकी, 5 4 3 2 और 1। प्यारे जवानों, समय समाप्त हुआ। लेट मी एक्सप्लेन इट नाउ, है ना। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। भाई साहब, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई साहब, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें दे रखी है और भाई साहब, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है 3 × 10⁻³ आई कैप। भाई साहब, आई कैप का मतलब एक्स एक्सिस में दे रखा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड। और साहब, इसकी जो यूनिट है वो ऐसा यूनिट दे रखी है, न्यूटन प्रति कूलम। कह रहा है एक स्क्वायर है, उस स्क्वायर की जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर है मेरे भाई। थ्रू ए स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर व्हेन इट इज हेल्ड नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। जो स्क्वायर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल हेल्ड कर रखा है। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारा स्क्वायर प्लेट है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के 90 डिग्री पर है। हम ऐसे समझ सकते हैं मेरे प्यारे जवानों, ये हमारी स्क्वायर प्लेट है। इस स्क्वायर प्लेट को इलेक्ट्रिक फील्ड के 90 डिग्री पे रखा हुआ है। प्यारे जवानों, पहले ही हमने कर रखा था कि भाई साहब, यहां पर इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी एक्स डायरेक्शन में है, हम इस डायरेक्शन को एक्स डायरेक्शन ले रहे हैं, तो उसके 90 डिग्री पर हो चुका है। हम इसको इस तरीके से रख दिया हमने। मेरे प्यारे जवानों, फ्लक्स का रिलेशन हमने जान रखा है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, एक फिक्स वैल्यू है,
और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए, या हम ये कहें कि ई डॉट ए लगाएंगे तो वैल्यू लिखेंगे ई ए इंटू कॉस थीटा, और थीटा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का, और वो 0 डिग्री है और cos 0 1 होता है। इसका मतलब कुल मिला के ई इंटू ए आएगा। प्यारे जवानों ई की वैल्यू रखिए, इसमें ई की वैल्यू दे रखी है अपने को 3 गुणा 10 की पावर 3, और भाई साहब एरिया की वैल्यू आ जाएगी 10 गुणा 10, क्योंकि 10 सेंटीमीटर है। कहाँ गया, ये रहा 10 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख रखा था, इसका मीटर जरूर बना लीजिए आप, है ना। तो 10 की पावर कितना आ जाएगा, -4, क्योंकि 10 की पावर -2 इसमें आएगा, इसमें भी आएगा, तो कुल मिलाकर सोल्व कर लेंगे आप। तो 10 की पावर 3, ये रहा 1, ये रहा 4 और ये -4, कुल मिलाकर 30 आंसर आ चुका है। यूनिट क्या आएगी इसकी, फ्लक्स की यूनिट आप सबको मालूम है, न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर स्क्वायर, ये आएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। प्यारे जवानों, इसी सवाल को आप लिखने के लिहाज से, लिखने के लिए आप ऐसे भी लिख सकते थे कि भाई साहब इसका जो एरिया वेक्टर है, देखो दूसरा तरीका मैं लिख के दिखा रहा हूं, लिखने का तरीका है वैसे और कुछ नहीं है, कि जो एरिया वेक्टर है वो हो जाता है इसकी साइड इंटू साइड, दैट इज 100 इंटू 10⁻⁴, ये तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया, और इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी इधर ही थी आई कैप, तो हम इसको भी आई कैप लिख देते और ये मीटर स्क्वायर लिख देते। और अब फ्लक्स हमें मालूम है कि ई डॉट ए होता, तो हम सीधा सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखी हुई थी 3 गुणा 10 की पावर 3 आई कैप डॉट, ये कितना है 10 की पावर -2 बन जाएगा, इनको सोल्व करेंगे तो 10 की पावर -2, ये भी आई कैप, कुल मिलाकर सोल्व हो जाएगा, 10 बचेगा यहाँ पे, तो 30, आई डॉट आई क्या होता है 1 होता है, तो 30 आंसर आ जाएगा, और यूनिट इसकी वही लिख दोगे ऐसा ही सिस्टम में, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -1। प्यारे जवानों, ये ऐसे भी लिख सकते थे, तो कोई यदि इस तरीके से लिखने की सोच रहा था बिल्कुल सही है, कोई इशू नहीं है। मैंने बस सिंपल भाषा में यहाँ पर लिखा आपको, ताकि लिखा मैंने इसको ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, सिंपल शब्दों में आप समझ पाएं चीज़ों को। मेरे प्यारे जवानों, पहला सवाल कंप्लीट हुआ, अगला सवाल ये रहा आपके लिए, और भाई साहब इसका भी समय 1 ही मिनट मिलेगा आपको, तो जल्दी से करिए, 2 पार्ट है इसमें। शाबाश जवानों, आपका समय शुरू होता है अब, फास्ट फास्ट, शाबाश जवानों। जवानों, अपने दोस्तों के साथ भी आप वीडियो शेयर करें, जो लोग रिवाइज नहीं कर रहे हैं वो लोग इससे रिवाइज कर पाएंगे। भाई पेपर जरूर होंगे आपके, ये ध्यान रखें। शाबाश, करिए करिए, फोकस के साथ रिवाइज करिए, शाबाश, मजा आएगा। बहुत अच्छे, शाबाश। बहुत अच्छे बेटे, 21 सेकंड बाकी हैं, शाबाश, फास्ट 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 फास्ट। समय की समाप्ति हो चुकी है, समय की समाप्ति हो चुकी है मेरे प्यारे जवानों, समय समाप्त हुआ। कहाँ चला गए? अच्छा, चलिए तो जवानों शुरू करते हैं। समय कम है हमारे पास, लेकिन जितना भी है हम उससे करने की कोशिश करेंगे, है ना, उसी में अच्छे से रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। और कोशिश ही कोशिश नहीं भाई साहब, 100% बहुत अच्छा करेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। बस आप साथ साथ रिवाइज करते रहिए। देखिए भाई साहब, कंसीडर द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है 3 गुणा 10 की पावर 3 आएगा। भाई यदि आपने पहले जो समय मिला है उसमें आपने ट्राई कर लिया है, यदि पूरा कर लिया बहुत अच्छा, इन केस नहीं किया है तो प्लीज मेरी बात सुनिए, अभी समय समाप्त हो चुका है, पूरी ईमानदारी से आप सुनिए, नहीं तो भाई चीजों के साथ हम फंस जाएंगे, है ना। आप जो छोटी मोटी भूल हुई है वो यहाँ सीख लोगे तो याद आ जाएगी आपको। देखेंगे हम, कंसीडर द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी है, ऐसा ही सिस्टम में दे रखा है, दैट इज द न्यूटन पर कूलम। व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड पासिस थ्रू स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर whose plane is parallel to YZ प्लेन। गजब का सवाल है, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, लेकिन बहुत ही प्यारा सा सवाल है। देखो सवाल जो प्यारे होते हैं वो सिंपल ही होते हैं, ध्यान रखना। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है भाई साहब। जनरल सॉरी, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस जनरली हम ऐसे दिखाते हैं। हालांकि कई बार आप लोग लिखा हुआ मिलोगे
हालांकि बहुत कम लोग इस तरह का कन्वेंशन यूज करते हैं, ये तो मोस्ट कॉमन कन्वेंशन है, ज़्यादातर कन्वेंशन यही फॉलो करते हैं लोग, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी फॉलो करते हैं, बल्कि वो विजुअलाइज करने में थोड़ा अच्छा पड़ता है, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। जैसा आपको उचित लगे वैसा आप कर सकते हैं। मेरे प्यारे जवानों, थोड़ी देर के लिए मैं ये वाला कन्वेंशन फॉलो करके देखता हूं, बताता हूं आपको। भाई मैंने ना इसी के पैरेलल यहां पर एक ऐसे लाइन खींची और ये यहां पर एक सरफेस दिखा दिया है। प्यारे जवानों, ये एक स्क्वायर है जो मैंने यहां पर वाई जेड प्लेन में लिया है। ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये मेरी वाई एक्सिस है, मेरी जेड एक्सिस बाहर की तरफ है। तो जो जेड एक्सिस और जो वाई एक्सिस है, इसका जो प्लेन है उसके अंदर है भाई साहब ये जो स्क्वायर है, ये किसके अंदर है? वाई जेड प्लेन के अंदर है। और जब वाई जेड प्लेन के अंदर जो स्क्वायर है तो इसका एरिया वेक्टर इधर ही होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक्स डायरेक्शन में था ही, एरिया वेक्टर भी इधर ही था। इसका मतलब सीधी सी बात है, फ्लक्स आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड गुणा में एरिया गुणा में cos 0 डिग्री। 0 इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों एक ही तरफ हैं, इसलिए cos 0 और cos 0 1 होता है। प्यारे जवानों, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रख दीजिए 3 गुणा 10 की पावर 3, एरिया रख दीजिए तो 10 गुणा 10 का 100 आ जाएगा, गुणा में 10 की पावर क्या कर दीजिए -4। तो भाई साहब ये 10 की पावर 3 है, ये 4 है, एक यहाँ से कट जाएगा, कुल मिला के 30। पिछला सवाल जो था वही था, ये एग्जैक्टली वैसा ही था, बस स्टेटमेंट अलग थी। इसकी यूनिट आप लिख देंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स, ये इसकी यूनिट यहाँ पर आप लिख देंगे। ये पहला पार्ट इसका हो गया है। अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छी सी बात लिखी है इसने, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। मजा आ गया भाई साहब। मतलब ये कह रहा है कि ये एक्स एक्सिस है और इस प्लेन का जो नॉर्मल है, जो स्क्वायर हमने ले रखा है, इसकी जो प्लेन सरफेस हमने ले रखा है, इसका जो 90 डिग्री है, इसका जो नॉर्मल है वो एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। मतलब मेरा प्लेन ऐसे था, मेरी एक्स एक्सिस इधर थी, इसका एरिया वेक्टर भी इधर ही था। पिछला पार्ट नंबर ए। पार्ट बी में क्या कहते हैं कि जो इसका एरिया वेक्टर है, जो नॉर्मल टू द प्लेन है, ध्यान से समझना, इसने बोला क्या है? इसने प्लेन एंगल नहीं बना रहा है 60 डिग्री का, बल्कि क्या बोला है? व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ नॉर्मल टू इट्स प्लेन, इसके प्लेन के 90 डिग्री पे जो हम खींचेंगे, जो 90 डिग्री रहेगा इसके प्लेन पर, दैट इज मेकिंग एंगल 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। मतलब नॉर्मल टू द प्लेन है, इस प्लेन का जो 90 डिग्री है वो ये है, इट इज मेकिंग एंगल 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। मतलब मैं इस हाथ को एक्स एक्सिस दिखाता हूं, इस मेरे हाथ को मैं प्लेन ले रहा हूं, तो इस प्लेन का 90 डिग्री ये हुआ और ये मेरा हाथ एक्स एक्सिस की तरफ है। तो पहले तो ये दोनों पैरेलल थे, लेकिन अब ये इसके साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो भाई साहब ये मेरा एरिया वेक्टर है, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब जो एंगल यहां पर है वो 60 डिग्री का है। इसका मतलब मेरे भाई यहां पर यदि हम पुट करेंगे, यहां पर यदि हम इसको पुट करेंगे तो अंतर सिर्फ एक जगह पे आएगा। दूसरे पार्ट के अंदर जब हम फ्लक्स निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड गुणा में एरिया गुणा में cos 60 पुट करेंगे। भाई देख लेना, यहां पर जो एरिया वेक्टर था इसका और जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे था और इस सरफेस का एरिया वेक्टर जो है वो आपस में 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। इसने ये बोला होता ना कि प्लेन इज मेकिंग एंगल 60 डिग्री, ध्यान से सुन लो, यदि इसने स्टेटमेंट ये यूज करी होती कि प्लेन इज मेकिंग एंगल 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, मतलब ये जो प्लेन है, मान लो इस प्लेन को दिखाऊं मैं इस लाइन से और ये एक्स एक्सिस दिखाऊं, तो यदि ये एंगल 60 डिग्री होता तो हम इस प्लेन का एंगल कभी भी नहीं देखते, हम इसके एरिया वेक्टर का देखते। एरिया वेक्टर का एंगल एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री आ गया था, उस समय थीटा 30 डिग्री पुट करते। लेकिन इसने क्या कहा है कि एक्स एक्सिस के साथ जो प्लेन का नॉर्मल है, द नॉर्मल टू द प्लेन, दिस इज द नॉर्मल टू द प्लेन, जो रेड से दिखाया मैंने, दिस इज द प्लेन, दिस इज द स्क्वायर प्लेन, इस प्लेन का जो नॉर्मल है, दिस इज मेकिंग एंगल 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। मतलब भाई साहब एंगल थीटा 60 डिग्री ही यूज होगा, 30 डिग्री यूज नहीं होना है, 60 ही यूज होना है। हालांकि वो स्टेटमेंट को थोड़ा ट्विस्ट करके 30 डिग्री यूज करवा सकता था, लेकिन नहीं करवाया, इट्स ओके। तो cos 60 यूज किया, cos 60 हाफ होता है तो EA इंटू हाफ आ जाएगा, तो जो पिछला आंसर आया था उससे आधा हो जाएगा, तो कुल मिला के वैल्यू 15 आ जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। प्यारे जवानों, ये रहा अगला सवाल आपके लिए स्क्रीन पर। आपको अगेन दोबारा से उतना ही समय मिलेगा, 1 मिनट का, इसलिए थोड़ा सा जल्दी से कर लेना। भाई ये तो वही सवाल आ गया, रुक जाओ, है ना, ये तो पिछला ही तो सवाल है। 1 मिनट देख लेता हूँ मैं, मुझे लग रहा है क्वेश्चन नंबर 61, ये 2 बार ऐड हो गया, कोई बात नहीं है, अगले की तरफ चलते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ चलते हैं। बहुत ही प्यारा सा सवाल है, ध्यान से समझेंगे आप लोग, है ना। आपके लिए समय शुरू होता है अब, जल्दी से करिए, शाबाश करिए बेटे करिए, शाबाश जवानों।
बहादुर जवानों शाबाश, जुट जाओ जाबाज जवानों। एक योद्धा की तरह से आपको जीवन जीना है, हैं? बिल्कुल निडर होके। आगे बेटे कितना है बताओ? 120। ओके लेट अस सी। भाई साहब कलेश कर दिया, कलेश कर दिया, लेकिन खैर जो भी है देखेंगे। प्यारे प्यारे बहादुर बहादुर जवानों, क्या आंसर आएगा? समय की समाप्ति हुई, समय की समाप्ति हुई। और बड़ा ही प्यारा सा सवाल था, लेकिन जल्दबाजी के कारण हमने इसको गलत कर दिया है। और आप ये पाएंगे कि इसका आंसर अनएक्सपेक्टेडली 0 आ सकता है। ओह वाह क्या बात है। अब भाई देख लेंगे बात कौन सी है, वो तो पता चल ही जाएगी। मेरे प्यारे जवानों जरा सवाल पे थोड़ी नजर रखो। हाँ, ये हमारे पास एक क्यूब दिया है भाई साहब। ये जो क्यूब दिया है ना, ये दिख नहीं रहा होगा शायद आपको, है ना? इसके लिए मैं इसका बैकग्राउंड थोड़ा बदल देता हूँ, थोड़ा सा दिख जाएगा आपको। भाई साहब जरा ये देखते हैं, है ना? भाई साहब देखो जरा ध्यान से देखो भाई साहब। इसने बोला है व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है 3 × 10⁻³ आई कैप। और भाई साहब न्यूटन प्रति कूलम्ब। भाई साहब न्यूटन प्रति कूलम्ब ये वैल्यू दे रखी है इलेक्ट्रिक फील्ड की। ये वैल्यू है, ये एक्स एक्सिस की तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड। थ्रो ए क्यूब ऑफ साइड ऑफ द क्यूब इज 20 सेंटीमीटर, oriented so that its faces are parallel to the coordinate axis। मतलब coordinate axis के फेसिस आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन्स, एक्सिस नहीं कोऑर्डिनेट प्लेन्स। जो प्लेन है हमारे उनके ही अलोंग है भाई साहब, उन्हीं की डायरेक्शन में है इसके फेस। कुल मिलाकर मुद्दे की बात ये है मेरे भाई कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। और भाई साहब ये हमारा ओरिजिन है। तो गौर से देखो, ये जो हमारा प्लेन है ये वाई जेड प्लेन है, जो वाई और जेड का प्लेन है उधर ही क्यूब का भी फेस, ये एक फेस आ गया। ऐसे ही आप इसको देख लो नीचे वाले को, ये हमारा जेड और एक्स वाला प्लेन है। सेम ऐसे ही इस वाले फेस को देख लो, है ना? ये कोऑर्डिनेट प्लेन वाई जेड है, उसी के पैरेलल आ जाएगा, ये पैरेलल आ जाएगा, है ना? और ऊपर वाले को देख लो, ऊपर वाले को देखोगे तो वो दिख ही रहा है आपको, जो नीचे वाला प्लेन है उसके पैरेलल आ जाएगा। अब जरा सोचो यार, इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो भाई ये तो कंफर्म है कि जो ये वाला फेस है, मतलब ऐसे समझिए ये क्यूब हमारा यहाँ रखा हुआ है, इसको आप क्यूब की तरह से ट्रीट करिए। एक फेस ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, 4, एक ऊपर वाला 5 और एक नीचे वाला 6। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो ऊपर वाले फेस का एरिया वेक्टर ऊपर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, फ्लक्स 0 आएगा। नीचे वाले के लिए एरिया वेक्टर नीचे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, एंगल 90 डिग्री बनेगा और cos 90 0 होता है, इसलिए फ्लक्स 0 आएगा। ऊपर वाले में भी cos 90 बोला है मैंने, गलती से 0 बोल दिया तो देख लेना ना, cos 90 बन रहा है भाई साहब। साइड वाले में देखो एरिया वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, cos 90 बनेगा, फ्लक्स 0 आएगा। इधर वाले में देखो भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर अंदर की तरफ मिलेगा और भाई साहब अगेन 90 डिग्री का एंगल बनने के कारण cos 90 0 आएगा। बच गए 2 फेस, एक ये और एक ये, ठीक है? इस फेस को मैं यहां पर नाम दे रहा हूं लेफ्ट फेस और ये फेस दे रहा हूं राइट फेस। जो टोटल फ्लक्स था वो लेफ्ट प्लस फ्लक्स राइट प्लस ऑल अदर रिमेनिंग तो 0 आ ही चुका है, ये आ चुका है नेट फ्लक्स। अब भाई साहब जरा गौर से समझो, इस वाले का एरिया वेक्टर किधर होगा? इधर। इधर का मतलब माइनस आई डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड तो आई डायरेक्शन में ही है, तो एंगल 180 डिग्री बनेगा। इसलिए यहां पर जो फ्लक्स बनेगा वो बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड गुना एरिया गुना cos 180। और इसका बनेगा भाई साहब राइट हैंड साइड वाले का, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, एरिया वेक्टर भी इधर है, इसलिए बनेगा भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके लिए बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड गुणा में एरिया गुणा में cos 0 और ये आएगा नेट फ्लक्स। और आपको जान के खुशी मिलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों जगह सेम है, एरिया क्योंकि क्यूब है तो दोनों जगह सेम है। लेकिन भाई साहब cos 180 -1 होता है, इसका मतलब ये वैल्यू माइनस की ई है, और cos 0 1 होता है, इसका मतलब ये है जी प्लस का ई ए। कुल मिला के ये नेट फ्लक्स आ गया और इसकी वैल्यू आ गई 0। इसे कहते हैं लापरवाही।
हाँ, जल्दबाजी में आदमी कई बार गलती कर देता है, लेकिन हमें तो गलती नहीं करनी है ना। जो दिल छोटी मोटी गलती कर रहा है उसको थोड़ा समझाओ यार, क्या जल्दी है ना। जल्दी का काम शैतान का होता है भाई साहब। तो कोई बात नहीं है, गलती आपसे हुई, कोई इशू नहीं है, जल्दी से करिए। ये रहा अगला सवाल आपके लिए, है ना। अगला सवाल आ चुका है आपके लिए, जल्दी से खटाक से, और समय की शुरुआत भी हम कर रहे हैं। ये क्या हो गया भाई साहब? हाँ, समय की शुरुआत कर दी है मैंने, जल्दी करिए। जल्दबाजी मत करना, बस बाकी चीजें चल जाएंगी। शाबाश, खींच दो खींच दो खींच दो। प्यारे जवानों, खींच के काम करना है, मन से काम करना है, पेपर पक्का होगा, ये ध्यान रख लेना है, ऐसा ही सोच के करना है ना। और जहाँ अटकते हो वहाँ पूछ लिया करो। आप डाउट क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं जवानों। इफ़ यू वांट यू कैन ज्वाइन लाइव क्लासेस ऑल्सो, लाइव क्लासेस, है ना। इसके लिए आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे बात कर सकते हैं, 8813960960। पता ही आपको। जल्दी से करिए, 23 सेकंड बाकी। शाबाश शाबाश जवानों। प्यारे जवानों, शाबाश, थोड़ा जल्दी, थोड़ा जल्दी हो गया। समय की समाप्ति, समय की समाप्ति। भाई साहब जल्दी से हाथ पैर चलाने जरूरी हैं। चलिए शुरू करते हैं। फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अगेन इलेक्ट्रिक फ्लक्स से निकालना है। एंड द चार्ज क्लोज बाय इट। दो पार्ट है भाई साहब, एक तो चार्ज निकालना है और एक हमें निकालना है भाई साहब कितना इसके अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा पास, वो हमें निकालना है। बहुत ही अच्छा सा सवाल है, एग्जामिनर का बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ये, इसलिए सारे लोग ईमानदारी से समझेंगे भी इसको, है ना। डायग्राम इसी का यूज ले लेते हैं हम। भाई साहब हमें क्या गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है E2x I कैप। यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है भाई साहब। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लिखा हुआ है 2 गुना में x I कैप। आई कैप का मतलब ये तो पता चल गया कि भाई साहब कौन सी डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो यही है, इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर कर रहा है और इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिट करने वाला है। तो जो इसके सरफेसेस हैं भाई साहब, ये नीचे वाला सरफेस, ये ऊपर वाला सरफेस, इनसे फ्लक्स, मैंने बताया ना आपको भाई साहब, ये क्यूब रहा, ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस, लेफ्ट का सरफेस राइट का सरफेस, इनको छोड़ दो, बाकी सभी सरफेसेस से फ्लक्स जीरो है। क्यों है जीरो? सुनो, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में, इसका एरिया वेक्टर ऊपर, तो भाई साहब एंगल 90 डिग्री और cos 90 जीरो आएगा। और फ्लक्स के फॉर्मूले में सारी दुनिया को मालूम है, फ्लक्स का फॉर्मूला होगा EA इंटू कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू 90 आते हैं, आंसर आएगा जीरो। इसका मतलब इसका भी फ्लक्स जीरो, नीचे वाले का फ्लक्स भी जीरो, और भाई साहब इसका फ्लक्स जीरो और इसका फ्लक्स भी जीरो। क्यों? क्योंकि इधर का एरिया वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो सामने ही है, एक्स एक्सिस में ही है, इसलिए जीरो आना है। ऐसे इसका भी जीरो आना है। बच गया कौन? ये और ये। तो भाई साहब जो नेट फ्लक्स आना है ना, सीधी सी बात है, हम लिखेंगे भाई साहब जो नेट फ्लक्स आना है वो आना है फ्लक्स थ्रू द लेफ्ट सरफेस एंड फ्लक्स थ्रू द राइट सरफेस। भाई साहब इंटरेस्टिंग बात क्या है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, वेरिएबल है एक्स के हिसाब से। तो जब एक्स की वैल्यू यहाँ पर, इस वाले फेस को देखो आप गौर से, ये तो वाई जेड प्लेन है, वाई जेड प्लेन में एक्स जीरो होता है। तो जब हम लेफ्ट वाले फेस का फ्लक्स लिखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी लेफ्ट का लिखेंगे, एरिया तो जो भी फेस का है वो लिख देंगे, इनटू कॉस कितना आएगा। अब ये बात समझने लायक है भाई, इस वाले सरफेस के लिए जो इधर वाला सरफेस है, इसके लिए एरिया वेक्टर कहाँ आएगा? आउटसाइड। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो एंगल 180 हो गया। 180 क्या होता है? cos 180 -1, इसका मतलब cos 180 लिख दो फिलहाल, प्लस राइट साइड वाले सरफेस पे फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड पे, इस जगह पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूज होगा, इसका एरिया वेक्टर भी इधर ही होना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड गुना एरिया गुना cos जीरो, cos। अच्छा एक चीज देखना है यहाँ पे जैसे ही लेफ्ट साइड में देख रहे हो आप, x की वैल्यू को जीरो पुट करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, तो ये टर्म तो जीरो हो जाएगी और बच गई हमारे पास ये टर्म। राइट साइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होगा? जितना a है, x की वैल्यू a है इस वाले फेस पर, क्योंकि साइड क्यूब की a दे रखी है, तो यहाँ पर a लिख दोगे। तो जैसे a लिखोगे तो 2 गुना a, और भाई साहब इसका जो एरिया हो जाएगा वो भी a स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, एरिया वेक्टर भी इधर है, तो cos 0 1 हो गया। ये वैल्यू आ गई 2a क्यूब। वैल्यू रखना चाहो तो रख दो, इसमें a की वैल्यू दे रखी है क्या? कुछ नहीं दे रखी, नहीं दे रखी तो भाई साहब यही आंसर है, इसी फॉर्मेट में रख देंगे, ठीक है। एसआई सिस्टम में है या किसी में भी ऐसा यूनिट भी नहीं दे रखी, तो इतने यूनिट आ जाएगा, जो भी आंसर है वही आ जाएगा, ठीक है।
लेकिन इसने पूछा अगले पार्ट में, ये तो पहला पार्ट था, अब इसने इसी के आगे पूछ लिया कि भाई साहब ये बताओ पार्ट नंबर 2 में कि चार्ज कितना इंक्लूडेड है। ओ भाई साहब एक ही तो बात है, गॉस भाई साहब, अरे गॉस भाई साहब का नियम भूल गए क्या यार, कमाल ही कर रहे हो। फाई इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो जो चार्ज इनसाइड होता है वो होता है फ्लक्स गुणा में एप्सिलॉन नॉट, और फ्लक्स की वैल्यू ये रही भाई साहब 2a क्यूब इंटू एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द चार्ज इनक्लोज्ड इन द सरफेस। जो क्यूब है यहाँ पर उसके अंदर इतना चार्ज प्रेजेंट है। मेरे प्यारे जवानों, अगला सवाल ये रहा आपके लिए, जल्दी से आपको करना है, आपका समय शुरू होता है अब, है ना, ये कर दिया आपका समय शुरू, आप जल्दी से करिए, शाबाश। 1 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। डिट्टो पिछले जैसा ही सवाल है, थोड़ा ईमानदारी से करेंगे तो हो जाएगा, थोड़ा सा तेजी से करिए, शाबाश जवानों। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो जवानों पूरे मन से काम करना है, पूरी ईमानदारी से करना है, शाबाश, आप लगे हुए हो, यही इंपॉर्टेंट है ना, यही इंपॉर्टेंट है। किसी इंसान को कोई सवाल नहीं आता, ये दुख की बात नहीं है, दुख की बात तो ये है कि वो सवाल ट्राई नहीं करता, ये बात बड़े दुख की है। जिस स्टूडेंट को सवाल आते हैं ट्राई नहीं करता, वो धीरे धीरे भूल भी जाएगा भाई साहब। ट्राई करना ही चाहिए, इसलिए हर सवालों जवानों जल्दी से करिए, शाबाश, पूरे सवालों पर ध्यान देके करना है। 5 सेकंड बाकी है, 4 3 2 1 एंड समय समाप्त हुआ, समय समाप्त हुआ। लेट अस नाउ सी, हो गया था तो बहुत ही अच्छा बेटे, है ना। सवाल वैसा ही है, पिछले जैसा ही है, कोई खास बात नहीं है। हमारे पास यहाँ पर क्या दे रखा है, एक सिलेंडर दे रखा है, चलो मैं इस सिलेंडर का ही यूज कर लेता हूँ, मैं भाई साहब इसको इधर ले आता हूँ, है ना। भाई साहब देखना जरा, ये सिलेंडर दे रखा है हमें, हमसे वही पूछा गया था। अच्छा, इसकी लेंथ दे रखी है 1 मीटर, इसकी लेंथ 1 मीटर दे रखी है, यहाँ पर लिखी हुई है ये रही। एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भाई ये 25 इंटू 10 की पावर -4 मीटर में हो जाएगा, ये मीटर स्क्वायर में। इज प्लेस इन ए 3-डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम एज शोन इन द फिगर। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज, भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है 50 x i कैप। सवाल इंटरेस्टिंग है, न्यूटन प्रति कूलम दे रखा है, यूनिट इसकी ना x मीटर में है, बहुत बढ़िया है। और हमसे पूछा फ्लक्स निकालो। ओ भाई साहब बड़ी प्यारी सी बात है, जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में है तो सीधी सी बात है वो हमारे सिलेंडर का, ये सिलेंडर ले लिया तो इस वाले सरफेस पर गौर से देखोगे, मतलब मैं इस वाले फेस की बात कर रहा हूं, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा भाई साहब, नेगेटिव x में। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, पॉजिटिव x में। एंगल कितना बनेगा 180। तो जो लेफ्ट साइड में जो फ्लक्स आ रहा है वो आ जाएगा माइनस का इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट वाले पर गुणा में एरिया, जो भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो एक ही दे रखा है अपने को। अब आ जाओ जी राइट वाले सरफेस पर, तो फ्लक्स राइट साइड का कितना बनेगा जी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, एरिया वेक्टर भी इधर ही है, तो प्लस का इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द राइट साइड इनटू एरिया। बस यहाँ लेफ्ट वाले पे लेफ्ट इलेक्ट्रिक फील्ड था, राइट वाले पे राइट है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है। अब सवाल आता है जो बाकी का कर्व्ड सरफेस एरिया है उसका क्या, भाई साहब वहां पर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और एरिया वेक्टर बाहर मिलेगा, आउटसाइड मिलेगा, ऐसे एक्सिस के सिलेंडर के एक्सिस से बाहर जाते हुए ऐसे समझ सकते हो आप, एरिया वेक्टर उसके 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, इसलिए भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और हम ये भी कह सकते हैं भाई साहब की इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर क्रॉस ही नहीं कर रहा, जिस डायरेक्शन से क्रॉस ही नहीं कर रही ना फील्ड लाइंस, उधर से फ्लक्स है ही नहीं, तो ऐसे बाहर तो जाएगा ही नहीं। जब बाहर जाएगा ही नहीं इसका मतलब फ्लक्स कितना हो गया भाई साहब, 0। अरे पिछला सवाल आ गया भाई साहब, फ्लक्स क्या हो गया 0। किसका फ्लक्स 0 हो गया, साइड वाले से। तो 2 ही फ्लक्स आएंगे, लेफ्ट से और राइट से। तो लेफ्ट और राइट से जो फ्लक्स आएगा वो मैंने लिख दिया है, और टोटल कैसे निकलेगा भाई साहब, दोनों को जोड़ दो। अरे भाई मक्खी रुक जा, ये पढ़ने के लिए आई है भाई, लेकिन हमें नहीं पढ़ने दे रही है। कोई बात नहीं, जीव है ये भी। अब ये क्या नया बोर्ड खरीदेगी पढ़ने के लिए, इसमें पढ़ लेगी ये भी। समझ रहे हो ना, ये भी बोर्ड खरीदेंगे तो भाई साहब दिक्कत हो जाएगी, फिर तो इस दुनिया में रहने के लिए क्या बचेगा यार, है ना। एडजस्ट कर लो, कोई बात नहीं है। तो भाई साहब टोटल फ्लक्स देख लेंगे, तो यहाँ लेफ्ट वाले के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रख दो। लेफ्ट वाले के लिए इस वाले सरफेस पर x कितना है बेटे 1, लेकिन राइट वाले पे 1 ये और 1 ही ये, 2 हो जाएगा, बस इतना सा अंतर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में x की जगह 1 पुट करोगे, लेफ्ट का निकालना है, तो माइनस का 50 गुणा का x की जगह 1 पुट करोगे, और एरिया तो इसका कितना दे रखा है 25 गुणा 10 की पावर -4। सेम ऐसे ही यहाँ पर राइट साइड के लिए पुट करोगे, तो अब की बार x के लिए 2 पुट करोगे, क्योंकि x 1 यहाँ था और आगे
आगे इसकी साइड भी 1 दे रखी है तो 2, तो 50 गुना 2 और एरिया तो पहले जैसा ही है 25 गुना 10⁻⁴। तो जो नेट फ्लक्स आएगा भाई साहब वो दोनों को जोड़ देंगे, तो राइट वाला फ्लक्स और लेफ्ट वाला फ्लक्स, लेकिन लेफ्ट वाला नेगेटिव है तो वो घट ही जाएगा। तो 50 गुना 25 गुना 10⁻⁴ तो कॉमन है, तो 2 - 1 1 बचेगा। कुल मिलाकर यही वैल्यू आ जाएगी 25 गुना 10⁻⁴, यही वैल्यू आ जाएगी फ्लक्स की। और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम ये यूनिट आ जाएगी। प्यारे जवानों, इसी वैल्यू को फाई नेट जो आया है इसी को आप लिख दीजिए क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से क्यू इनसाइड की वैल्यू निकाल लीजिए। फाई नेट गुणा में जो एप्सिलॉन नॉट है वो, कुल मिलाकर आंसर आ जाएगा। प्यारे जवानों, ये रहा अगला सवाल, जल्दी से करिए, जल्दी से करिए भाई साहब। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, समय समाप्त शुरू हो चुका है, समाप्त नहीं शुरू हुआ है, घबराओ मत यार। हाँ जानो, पूरी ईमानदारी से करना है हमें। देखो फिजिक्स सीखने की बात है तो सीख ही रहे हो आप, शाबाश, ऐसे ही योद्धा की तरह से काम करना है हमने को, बहुत बढ़िया। खींचो जवानों, खींचो खींचो, चाहे बेशक से ना आए जवानों, ट्राई जरूर करना है, गिवन डाटा जरूर लिखना है, गिवन जरूर लिखना है, सिचुएशन जरूर बनानी है, शाबाश, कोशिश करो। हर एक सवाल में यदि गिवन और सिचुएशन बनाते हो, टू फाइंड लिखते हो, तो भी आप ये पाओगे कि आपका स्कोर बढ़ने लगा है, बढ़ने लगा है ना। स्टेप वाइज मार्किंग होती है पेपर में, फाइनल एग्जाम में, तो जब स्टेप वाइज मार्किंग होगी तो आपको नंबर जरूर मिलेंगे। इसलिए आदत बना लो, कम से कम जो गिवन है, जो टू फाइंड है, वो हम करें। हो गया, देख लो, अभी 10 सेकंड बाकी हैं। हैं प्यारे जवानों, शाबाश शाबाश शाबाश। समय के साथ प्रैक्टिस करनी है, बिना समय के मजा नहीं आएगा। हाँ, समय समाप्त हुआ। अगले, अभी इसका सॉल्यूशन देखते हैं, अगले की तरफ नहीं जाएंगे, पहले सॉल्यूशन देखेंगे। टू चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड -2q एंड +q आर लोकेटेड एट द पॉइंट्स a, 0 एंड 4, a, 0। बहुत अच्छा सा सवाल है, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। दो कोऑर्डिनेट हमारे पास है, एक तो a, 0 है, मान लो यहाँ पर तो है साहब a, 0, x कोऑर्डिनेट a है, और अगला जो है x कोऑर्डिनेट वो 4a है, तो इससे तो आगे मिलेगा। मान लो यहाँ से मान लेते हैं 4a, 0 है ना। यहाँ पर इस जगह के ऊपर जो चार्ज रखा है वो तो -2q रखा है, और इस जगह पे चार्ज रखा है वो +q रखा है। तो कह रहे दो चार्जेस इस जगह पे रखे हुए। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दीज चार्जेस थ्रू स्फीयर ऑफ रेडियस 3a विद इट्स सेंटर एट द ओरिजिन। मतलब एक ओरिजिन को सेंटर मान के और 3a को रेडियस मान के, मान लो दिस इज द 3a, तो 0 से 3a को रेडियस मान के हम यहाँ पर एक स्फीयर ड्रॉ करेंगे, और इसने पूछा इस स्फीयर से कितना फ्लक्स पास होने वाला है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दीज चार्जेस, इन फ्लक्स के इन चार्जेस के कारण कितना फ्लक्स होना है थ्रू स्फीयर ऑफ रेडियस 3a विद इट्स सेंटर एट द ओरिजिन। यदि सेंटर को ओरिजिन पर मान ले, सर्कल रेडियस ले लें 3a, तो कितना चार्ज है इसके अंदर, उस हिसाब से फ्लक्स आ जाएगा। तो फ्लक्स गोज भाई साहब के अकॉर्डिंग जितना चार्ज होता है, दिस इज -2q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। माइनस का निशान लगाएंगे कि नहीं? पक्का लगाएंगे, फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, यहां पर साइन लगेगा यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और ऑप्शन में दे रखा है +2q अपॉन एप्सिलॉन नॉट -2q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द ओनली करेक्ट थिंग। ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। सब्जेक्टिव में तो हो सकता है दया करके कोई नंबर दे भी जाए, लेकिन नंबर मिलना नहीं चाहिए टेक्निकली। भाई चार्ज नेगेटिव में है तो लिखोगे -2q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, जो वेक्टर क्वांटिटी कैलकुलेट करे ना बेटे, जैसे फोर्स निकालना है, फील्ड निकालना है, वहां पुट मत करो चार्ज का साइन। जो स्केलर चीजें निकाल रहे हो, पोटेंशियल निकाल रहे हो, पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हो, फ्लक्स निकाल रहे हो, उन सब जगहों पे चार्ज का साइन पुट करना है। ठीक है, ये रहा अगला सवाल। अच्छा, एक चीज छोटी सी बात, बाहर वाले चार्ज का कोई रोल नहीं आएगा क्या? नहीं आएगा भाई, जिस स्फीयर के बाहर कोई चार्ज रखा रहने दो यार, इसको इंक्लूड मत करो भाई साहब। ये रहा अगला सवाल आपके लिए, जल्दी से करना है, बहुत ही प्यारा सा सवाल है, बहुत ही सिंपल सा सवाल है, बस आपको पूरी ईमानदारी से फोकस करना है। वैल्यू निकालनी है, वैल्यू भाई साहब, सिर्फ मेथड का मतलब नहीं है, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, समय बचाएंगे तभी बात बनेगी। आज प्रैक्टिस करी हुई पेपर में जरूर काम आएगी। शाबाश जवानों, लेके प्रभु का नाम करते रहो अपना काम, शाबाश। क्रैश कोर्स का नाम पता है क्या रखा गया है? घातक बैच। घातक समझ रहे हो कौन है? हिंदुस्तान की एक खतरनाक कमांडो फोर्स है। तो मैं चाहता हूं कि आप में भी वही योद्धा भाव रहे, नाम की इज्जत रख लेना कुछ, है ना। लड़ाकू बनना है बिल्कुल, भगत सिंह का खून है आपके अंदर, है ना। तो भगत सिंह जैसे जाबाज योद्धा की तरह से आपको काम करना है।
शाबाश, हो गया। वैल्यू आ गई बेटे या नहीं आई है? देख लो देख लो देख लो, अभी तो वक्त है हमारे पास 10 सेकंड लगभग। हाँ 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 हाँ, तरीका तो ठीक है लेकिन बात वैल्यू की है। वैल्यू आ गई जब तो ठीक है बिल्कुल। हाँ प्यारे जवानों, समय की समाप्ति होने ही वाली है और ये समय समाप्त हो गया है अल्टीमेटली। भाई साहब देखते हैं, ए पॉइंट चार्ज प्लस 10 माइक्रोकूलम दिख ही रहा है फिगर में, वैसे इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर। भाई साहब यहाँ पे रखा हुआ है प्लस का 10 माइक्रोकूलम चार्ज, स्क्वायर की साइड दे रखी है 10 सेंटीमीटर। भाई साहब ये 10 सेंटीमीटर दे रखी है अपने को। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्लक्स थ्रू दिस स्क्वायर? भाई साहब इस स्क्वायर से कितना फ्लक्स जा रहा है ये निकालना। भाई बहुत प्यारा सा सवाल है मेरे प्यारे जवानों, इस तरह के सवाल के लिए आपको थोड़ा सा समझना चाहिए। भाई मान लो हमारे पास ये एक फिगर होता है ना, यदि ऐसा फिगर होता तो मेरे बहादुर जवानों, मेरे जाबाज जवानों, यदि ये फिगर हमारे पास होता जो कि क्लोज फिगर है, यहां पर मान लो मैं, ये क्या हो गया, मान लो मैं इसको क्लोज फिगर ले लेता, मैं ना इसको क्लोज ले लेता, दिखाई दे गया होगा, ये क्यूब दिखाई दे रहा है, ये क्लोज ले लेता, तो इस पूरे सरफेस के अक्रॉस, पूरे क्लोज से 6 के 6 फेसेस में से, जैसे अपना कमरा है, इस कमरे का टोटल फ्लक्स यदि इसके अंदर कोई चार्ज है तो टोटल फ्लक्स आ जाता जितना चार्ज है डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब एक बात छोटी सी समझने लायक है भाई साहब, क्या बात समझने लायक है मेरे बहादुर जवानों? बात यह है समझने लायक, यदि मेरा चार्ज इसके सेंटर पे रखा हुआ है, सेंटर ऑफ द क्यूब पे रखा हुआ है, तो हर एक फेस से बराबर दूरी पे है, 6 के 6 फेसेस से बराबर दूरी पर है, तो उस चार्ज से निकलने वाली फील्ड लाइंस हर फेस से बराबर पास होंगी क्योंकि वो सेंटर पे रखा हुआ है। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि उसका जो टोटल फ्लक्स है वो एक फेस प्लस दूसरा फेस प्लस तीसरा फेस और सारे फेस में से एक जैसा ही जाना है फ्लक्स, और एक क्यूब के 6 फेस होते हैं। अरे भाई साहब ये रहा फेस, ऊपर नीचे 2, दाएं बाएं 2, इधर इधर 2, 6 हो तो गए है ना, तो कुल मिला के 6 फेस हैं और एक फेस का फ्लक्स 5, मान लो 5 फेस, तो 6 का कितना हो गया, 6 गुना 5 फेस, ये टोटल फ्लक्स हो गया। इसकी वैल्यू आएगी Q बाई एप्सिलॉन नॉट, और Q क्या होगा, वो चार्ज जो सेंटर पे रखा होगा। भाई साहब सेंटर पे रखा होगा, हम वही अप्रोच यहां यूज करेंगे, हम वही अप्रोच यहां यूज करेंगे। हम लोग यहां पर ऐसा ही मान लेंगे कि ये हमारा एक क्यूब है, इस क्यूब की जो साइड है, क्यूब की जो साइड है भाई साहब वो 10 सेंटीमीटर है, ये यहां पर जो हमने ले रखा है इस क्यूब की साइड को 10 सेंटीमीटर ले लेते हैं, और क्योंकि ये चार्ज इसके जो स्क्वायर दे रखा था इससे 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है, तो इसका मतलब सेंटर पे आ जाएगा ये, क्योंकि इसके जब जो हमारा स्क्वायर ले रखा है, जब स्क्वायर का जो सेंटर था उससे ऊपर था 5, तो इसके ऊपर भी 5, दूसरा फेस आ गया, तो मतलब क्यूब का सेंटर हो गया, क्यूब के सेंटर पे आ गया। भाई जब जमीन है, नीचे वाला सरफेस है, उसी का सेंटर और उससे ऊपर 5, तो इससे 5 ऊपर दूसरा सरफेस आ जाएगा, तो क्यूब का सेंटर है एक्चुअल में ये, इसका मतलब ये क्यूब का सेंटर बन गया। तो क्यूब के सेंटर पे कितना चार्ज रखा था वो रख दीजिए यहाँ पे, और एक फेस का फ्लक्स निकालना था तो यहाँ पर आप ऐसा कर दीजिए, क्योंकि एक स्क्वायर में से निकालना था, तो फ्लक्स थ्रू द सिंगल फेस कितना आ जाएगा, 1/6 गुना जितना चार्ज रखा था वो चार्ज की वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर एक बात जो समझने लायक है मैं वो समझाता हूँ, चार्ज की वैल्यू पुट कर देना भाई साहब, माइक्रो में है तो उसको 10⁻⁻6 से गुणा कर देना, है ना, 10 माइक्रो था तो 10 गुणा 10⁻⁻6, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू याद होनी चाहिए 8.85 गुणा 10⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ये इसका फ्लक्स आ जाएगा, एक फेस का आया है ये, नीचे 6 लिख ही रखा है ना हमने, तो 1/6 तो भूल गया था मैं, हाँ ये और लिख दो, ये एक फेस का आ गया। अब सुनो ध्यान से, यदि हमारा ये चार्ज यहां पर ऐसे नहीं रखा होता कि क्यूब का सेंटर है, तो हम ये कभी भी नहीं लिख सकते थे कि 1/6 आएगा एक फेस का। क्यों? क्योंकि ऐसा तो सिर्फ तब लिख पाए हम जब सारे फेस में से बराबर फ्लक्स था, जब सभी फेस में से फ्लक्स बराबर ही नहीं था, सारे फेसेस में से बराबर फ्लक्स पास ही नहीं हो रहा, तो हम सबको बराबर ले ही नहीं पाएंगे। फिर तो हम ये जरूर लिख सकते थे फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन उसमें से किसी एक फेस का निकालना होता, वी कैन नॉट कैलकुलेट।
तो जब ये चार्ज हमारे सेंटर पे नहीं है तो किसी एक फेस का पूछा गया है, तो हम इस तरीके से नहीं निकाल सकते, कुछ दूसरे हथियार हमें लगाने पड़ेंगे। मेरे बहादुर जवानों, ये बड़ी ही सिंपल सी बात थी, साधारण सी बात थी, आपको समझनी है। यदि इस चार्ज की डिस्प्लेसमेंट ये वाली साइड 5 सेंटीमीटर की बजाय यदि वो 6 सेंटीमीटर दे देता और इस क्यूब की डायमेंशन को एज इट इज 10 ही रहने देता, तो हम इस सवाल को इस मेथड से सोल्व नहीं कर सकते। और अब बात आती है सोल्व कैसे करते। भाई साहब ऐसे तो हम इसको सोल्व नहीं कर पाएंगे, है ना। इसके लिए फिर हमें एलिमेंट लेकर वो सब सोल्व करना पड़ेगा। लेकिन एक दिमाग में आपके और आ सकती है बात कि जी मैं यहाँ पर वो फॉर्मूला लगा देता तो फ्लक्स का, थोड़ी देर पहले स्क्वायर वाले क्वेश्चंस के लिए क्या था, EA इंटू कॉस थीटा। हाँ लगाओ ना बेटे, क्या मनाही है। एरिया पता है आपको, थीटा कितना लिखोगे और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लिखोगे। यहां पर जो हमने यहां चार्ज माना है वो चार्ज तो यहां 5 सेंटीमीटर पे इस जगह पे रखा हुआ है, तो जब इस जगह पे चार्ज है तो उससे इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना ही तो निकाल लोगे आप 5 सेंटीमीटर दूर। तो लेकिन थोड़ा सा साइड में यहां कितना है ये कैसे निकालोगे, डिस्टेंस कैसे मालूम चलेगी, ये वाली कैसे निकालोगे, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आने वाली है। इधर कैसे निकालोगे, और हर जगह का एरिया वेक्टर का एंगल भी अलग होगा, तो इस टर्म को कैसे सोल्व करोगे। ना ये सोल्व हो पाएगी ना ये सोल्व हो पाएगी, कुल मिला के सोल्व नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमने यहाँ क्यूब वाला मेथड फॉलो किया। प्यारे जवानों, बहुत ही सिंपल सा सवाल था लेकिन अच्छा था, इसलिए मैंने इंक्लूड किया था कि आपको ये पता हो कि सेंटर पे होगा तो आपको ऐसा लगाना है, सेंटर पे नहीं होता तो आप ये नहीं लगा पाते। लेकिन यदि ऐसा सवाल आएगा तो सेंटर पे ही आएगा, घबराना नहीं है। मेरे प्यारे जवानों, अगला सवाल ये रहा आपके लिए, पूरी ईमानदारी से आप ट्राई कर रहे हैं, बहुत अच्छा बेटे, है ना। आप अल्टीमेटली जल्दी से करिए। वैसे ये सवाल है नहीं 1 मिनट लायक, लेकिन फिर भी व्हाट इज द फिगर शोज द 3 पॉइंट चार्जेस दिस 2 charges are enclosed within the surface S. What is the electric flux due to this configuration through the surface S? भाई समय समाप्त करता हूं मैं इतना लंबा चौड़ा सवाल ही नहीं था यार, हो गया ये, है ना। करके दिखाओ कि कर लोगे यार, इतना तो इज्जत रख लो। अब तुम इतने क्वेश्चन करा दिए यार, ये तो होना चाहिए। भाई साहब फ्लक्स जो है ना, फ्लक्स वो हो जाएगा दोनों का चार्ज जो अंदर है ना सरफेस के अंदर, वो सब जोड़ लो। इसमें 2 ही अंदर है, तो 2 कितने हो गए, 2Q और 1 माइनस का Q है, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। खत्म, यही आंसर आ गया, Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। बाहर वाला जो 3Q था वो हम नहीं ऐड करेंगे, बस ये छोटी सी बात थी, उसी को रिवाइज करने के लिए सवाल दिया था, है ना। लेकिन भाई साहब कर लेना, भाई साहब जल्दी से करिए। ये रहा अगला सवाल, प्रूफ करना है इसमें, जल्दी से करिए, समय 1 ही मिनट आपके पास है, फास्ट शुरू हो जाओ। बहुत अच्छा सवाल है, आजकल एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन भी बना हुआ है ये, तो आप इसको समझें ईमानदारी से। शाबाश शाबाश शाबाश। So that electric field at the surface of a charged conductor is given by sigma upon epsilon naught, where sigma is the surface charge density and n cap is the unit vector perpendicular to the surface in the outward direction. शाबाश जवानों, लगभग 20 सेकंड बाकी हैं, फास्ट। थोड़ा सा कोशिश करिए बेटे, कोशिश करिए, दिमाग के साथ लड़िए, थोड़ा सा ईमानदारी से कोशिश करिए, आगे बढ़ते जाएंगे। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सुनी होगी कविता तुमने। हो गया, डन 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 डन। ये कैसे निकाला भाई साहब, ओके जरा देखते हैं भाई साहब। इस तरह की डेरिवेशन को करने के लिए हम चलेंगे गॉस भाई साहब के पास, हमें गॉस भाई साहब की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी इसमें। मेरे प्यारे जवानों, लेट अस से हम लोग यहाँ पर कोई भी एक रैंडम शक्ल ले लेते हैं, है ना। हम लोग यहाँ पर एक इस तरह की शक्ल का एक कंडक्टर ले लिया। अब देखो कंडक्टर की खास बात होती है, कितना भी थिन ले लो, इसके कम से कम 2 लेयर तो बनी जाएंगे चार्जेस की भाषा में, ये थिक का ही काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इसके बिल्कुल पास में, तो हम पता है क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक सिलेंडर मानेंगे, हम कहेंगे जी एक सिलेंडर का हिस्सा बाहर की तरफ है और एक जो सिलेंडर है वो अंदर की तरफ है, जो कंडक्टर के अंदर है उसके अंदर है एक हिस्सा तो, और एक सिलेंडर का जो दूसरा हिस्सा है वो बाहर की तरफ है। क्या बोला मैंने, दोबारा से फिर मैं बोलता हूँ कि हमने इसको पिल बॉक्स की तरह से ले लिया है ना, पिल बॉक्स की तरह से ले लिया है। हम इसको ऐसे समझिए जैसे ये हमारे पास एक सरफेस ले लिया हमने, कोई भी कैसी भी शक्ल है,
एटलीस्ट कितना भी हम पतला ले लें, इसकी कुछ सर्टेन थिकनेस जरूर होगी चार्ज की भाषा में, क्योंकि ये कंडक्टर है। तो जब भी इस पे चार्ज देंगे तो चार्ज इसके ऊपर फैला हुआ है, लेट अस सपोज ये पॉजिटिव चार्ज इस पर इस तरीके से फैला हुआ है। लेकिन अब ये जो सिलेंडर मान रहे हैं ना हम, तो सिलेंडर को इस तरीके से मान रहे हैं, ध्यान से देखना, इसके ऊपर नज़र रखना कि भाई साहब ये जो मेरा कंडक्टिंग सरफेस है, ये वाला जो सरफेस है, ये जो सिलेंडर मानूंगा मैं, तो मैं ऐसे नहीं मान रहा इसको आर पार ना, बल्कि एक हिस्सा इसका इनसाइड द सरफेस है और एक हिस्सा बाहर है। देखिए ध्यान से, ये जो सिलेंडर का हिस्सा है ये इसके अंदर है, ये बाहर नहीं निकल रहा है, इधर नहीं निकल रहा है, जहाँ मेरी फिंगर है यहाँ नहीं है, ये देखो इसके अंदर है सिर्फ यहीं पे, है ना, और बाकी इधर वाला सिलेंडर आउट हो रहा है। वही बात मैंने यहाँ दिखाई है कि ये वाला जो हिस्सा है ये तो अंदरूनी हिस्से में है, सिलेंडर जो कंडक्टर मान रखा है ये उसके हिस्से के अंदर है, ये पिल बॉक्स की तरह से है ना, कि यहाँ अंदर जैसे भैंस का खुट्टा होता है ना, इधर तो दिख रहा है, ऐसा कोई है कि जमीन के दूसरे हिस्से की तरफ चले जाओगे तो खुट्टा दिखेगा, अरे छोटा सा ही होता है भाई, वो बस थोड़ा सा गड़ा होता है। सेम ऐसे ही यहाँ पर एक छोटा सा सिलेंडर ले लेना है, तो जो सिलेंडर बाहर तो दिख रहा है और अंदर कंडक्टर के अंदर ही है, दूसरी तरफ क्रॉस करके नहीं आ रहा, सिर्फ इतना बता रहा हूँ। अब क्या करें जी, अब इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी सिग्मा मान लो, चार्ज डेंसिटी इस पे सिग्मा है, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है। आप इस कंडक्टर की शक्ल भी एक जैसी ले लें, है ना, जैसे स्फेरिकल टाइप ले लिया हमने, कुछ समझाने के लिए मैंने रैंडमली ले लिया था, ठीक है। अब भाई हमने यहाँ पे मान लिया लेट सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब जरा खुद ही बताओ, ये जो गॉसियन सरफेस हमने लिया है इसकी कितनी सरफेस है कुल मिलाकर? 3। एक तो ये अंदर वाला, एक बाहर वाला, और एक ये कर्व्ड सरफेस। जो कर्व्ड सरफेस है उसमें से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास ही नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि फील्ड लाइन जाती है सरफेस के 90 डिग्री पर, तो वो इसके क्रॉस नहीं कर रही है ना, उसको क्रॉस नहीं करेंगी, क्योंकि पॉजिटिव माना हमने, तो फील्ड लाइन इससे बाहर होगा, ऐसे जा रहा होगा फील्ड, तो वो इसको क्रॉस ही नहीं कर रहा होगा कर्व्ड सरफेस को। तो कर्व्ड सरफेस को जब क्रॉस ही नहीं किया तो वहां से तो फ्लक्स आएगा ही नहीं। बाहर वाले सरफेस से जो फ्लक्स आएगा मैं उसको φ1 लिख देता हूँ, कर्व्ड से आ रहा है वो φ2 है, अंदरूनी से आ रहा है वो φ3 है, और सारा फ्लक्स मिलके चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट है। हमें पता है इसके कारण और इसके कारण, दोनों के कारण फ्लक्स 0 है। अंदर वाले के कारण इसलिए 0 है क्योंकि कंडक्टर के सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए इसका जहां दूसरा हिस्सा बनेगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, इसलिए 0 है। और साइड वाले के कारण इसलिए 0 है क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया वेक्टर के साथ एंगल 90 डिग्री का बनना है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के 90 डिग्री पे होता है, कंडक्टिंग सरफेस के, आपको पता ही होगा। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो सरफेस के 90 डिग्री पर होगा, तो यहाँ का जो सिलेंडर लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो गया और इसका एरिया वेक्टर ऐसे आएगा, तो 90 डिग्री बनेगा, इसलिए उसका फ्लक्स भी 0 होगा। कुल मिला के जो टोटल फ्लक्स आएगा हम इसको लिख देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इस जगह का इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो कुछ E है, इनटू जो भी इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लो इसका A है, ठीक है, ये हमने मान लिया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका A है। और क्योंकि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो cos 0 आएगा। और इसकी जो वैल्यू आने वाली है भाई साहब, इसकी वैल्यू हो गई है Q, जो चार्ज है इसके अंदर मान लो Q चार्ज ही है, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। cos 0 1 होता है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज अपॉन एरिया सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है। तो कुल मिलाकर इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुका है हमारे पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इस बात को हम बखूबी जस्टिफाई कर सकते हैं कि वाई इट विल बी परपेंडिकुलर। इसने एन कैप डायरेक्शन और चेप रखी इसके साथ में कि एन कैप, और आगे एन कैप के बारे में लिखा हुआ है एन कैप इज वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। हम कह देंगे इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट परपेंडिकुलर टू द कंडक्टिंग सरफेस देन अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन देयर विल बी प्रोडक्शन ऑफ करंट विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज द वायलेशन ऑफ बेसिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अभी तक इट इज़ नॉट डिटेक्टेबल, ऐसी घटना आज तक डिटेक्ट नहीं हुई है, इसलिए हम कहेंगे कि ये भाई साहब गलत बात होगी यदि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को परपेंडिकुलर नहीं माना तो। इसलिए हम दोनों बातों का यूज करके हम लोग कहेंगे कि अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन कैप, हम ये वाली बात कहेंगे। मैं फिर से आपको बताऊं, हमने यहाँ पर जैसे सीट वाला डेरिवेशन कराया था, मैंने सीट वाला डेरिवेशन कराया था, मैं इसी तरह को दोबारा से थोड़ा सा आपको याद दिलाने के लिए मिटा रहा हूँ, थोड़ी सी जगह पे साफ बना देता हूँ दोबारा से। सीट वाला डेरिवेशन कराया था मैंने, तो गॉस थ्योरम के कारण इनफाइनाइट लॉन्ग सीट थी, तो हमने वहाँ पर क्या किया था, हमने एक सिलेंडर लिया था, लेकिन वो जो सिलेंडर था वो दोनों तरफ आर पार था। यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ कि यदि हमारे पास ये कोई कंडक्टर हमने लिया है तो सिलेंडर को आप बाहर की तरफ ले रहे हो, इट इज ओके, लेकिन अंदर वो इसके इनसाइड ही है, वो क्रॉस करके बाहर नहीं जा रहा है। जैसा इस सीट के अंदर बाहर चला गया था ऐसा वो यहाँ नहीं है,
ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि हमने उसको बिल्कुल छोटा सा पिल बॉक्स टाइप लिया है ना, कि हल्का सा जमीन के अंदर गाड़ दिया खुट्टा, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा आर पार ही कर रखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, हल्का सा गाड़ रखा है। सेम ऐसे ही हल्का सा थोड़ा सा अंदर हमने सिलेंड्रिकल गोजन सरफेस माना है। और यदि हम ऐसा ले रहे, क्योंकि जो हमारा कंडक्टिंग सरफेस है उसकी कम से कम इतनी थिकनेस तो हो ही सकती है चार्ज की भाषा में कि वो थिक का काम करेगा, थिन का काम नहीं करेगा। मैंने यहाँ बार बार आपको बोला भी था कि थिन शीट थिन शीट थिन शीट, ठीक है, ये थोड़ा सा थिक का काम करता है हमेशा ही। तो भाई साहब इसलिए यहाँ पर जो चार्ज होगा उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या तो इधर आएगा, बाहर की तरफ ही आना है और परपेंडिकुलर टू द सरफेस आना है। इस वजह से क्या हो गया कि सिर्फ और सिर्फ इस वाले सरफेस से फ्लक्स आएगा, अंदर से फ्लक्स इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। और इधर वाले सरफेस से जो कर्ड सरफेस है आउटसाइड, इससे इसलिए फ्लक्स नहीं आ रहा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री पर है। और पिल बॉक्स बहुत ही छोटा सा बॉक्स लिया हमने, तो इसके कारण क्या हो गया कि जो फ्लक्स निकालोगे आप, फ्लक्स 1 आएगा, इसके कारण ये फ्लक्स 1 आ जाएगा, फ्लक्स 2 और फ्लक्स 3 जीरो हो जाएंगे। और फ्लक्स 1 को क्या लिख देंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड गुना में एरिया गुना cos 0। cos 0 क्या है? इसलिए लिखा हमने क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए हमने यहाँ पर cos 0 लिखा है। और cos 0 1 होता है, तो कुल मिला के यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई, चार्ज अपॉन एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज अपॉन एरिया को सिग्मा लिख देंगे। हाँ, इस बात की एक्सप्लेनेशन भी आप लिखें कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट परपेंडिकुलर, आप लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इक्वल टू sigma on epsilon naught into n cap, where n cap is perpendicular to the surface of the conductor. Because if it is not perpendicular, if electric field is not perpendicular, then it will generate current under electrostatic condition, which is practically not possible. इसलिए ऐसा होगा। तो प्यारे जवानों, बहुत ही सिंपल सा डेरिवेशन था, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ये रहा अगला सवाल, शुरू हो जाओ जवानों। मुझे लग रहा है डेरिवेशन करके थोड़ा सा सख्ते में आ गए हो आप लोग, हाँ, लेकिन समझ में आ गया होगा अच्छे से। फिर भी कोई डाउट रह गया तो बेटे आपका हक है, आप ज़रूर पूछिए, है ना। मैंने आपको जैसा कि बताया, आप चाहें तो आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं लाइव क्लासेज में, क्रैश कोर्स में। चॉइस इज टोटली योर्स। जल्दी से करिए, समय की समाप्ति होने वाली ही है, 30 सेकेंड मिलेंगे आपको, जल्दी करिए। बहुत ही छोटा सा नन्हा सा सवाल है। कंसिडर 2 होलो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स S1 and S2 इंक्लोजिंग चार्जेस 2q and 4q रेस्पेक्टिवली। फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू देम। 1:3 आएगा। वैसे सिंपल ही सवाल था यार, इतना ही समय देना चाहिए। देखो सच बताऊं तो, है ना, इससे ज़्यादा समय नहीं भाई साहब। मैं 30 सेकंड भी नहीं दे रहा, खत्म, समय समाप्त हुआ। भाई साहब जरा गौर से देखो, इसने क्लियरली बोल दिया है कि पहला जो सरफेस S1 है, फिर दूसरा जो सरफेस S2 है, तो जो S1 और S2 है ये कितना चार्ज इंक्लूड कर रहे हैं? S1 के अंदर 2q है, तो फ्लक्स आएगा S1 से वो कितना आएगा? 2q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। और जो फ्लक्स 2 आएगा वो कितना आ जाएगा? जो इसके अंदर S2 के अंदर जो चार्ज इंक्लूडेड है वो ध्यान से देखो, 2q इसके अंदर है और इस वाले के अंदर यहाँ पर है 4q। तो भाई S2 के अंदर टोटल जोड़ोगे, 4 ये भी जुड़ेगा और 2 ये भी जुड़ेगा। भावनाओं में मत बह जाना जी, यहाँ तो ऐसे लिखा है S2 में 4q है। हाँ तो भाई साहब ऐसे लिखा है, चित्र भी बना रखा है, चित्र भी देख लो, है ना। सिचुएशन को समझाने के लिए दे रखा है कि भाई साहब कहाँ इंक्लोज कर रखा है 4q, यहाँ पे 4q इंक्लोज कर रखा है। तो भाई साहब इसके अंदर जब फ्लक्स निकालोगे तो टोटल 4q और 2q टोटल जुड़ेगा, तो कुल मिलाकर 6q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट आएगा। और प्यारे जवानों, यहाँ से हम लोग निकाल पाएंगे रेशियो 5:1 डिवाइडेड बाई 5:2 कितना आ जाएगा, क्योंकि S1 पहले दे रखा था तो हमने लिख दिया है ना। बाकी वो बोल देता तो बढ़िया रहता, नहीं बोला तो कोई बात नहीं है। आपने एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट, q से q काट देना है, 1:3 आने वाला है मेरे प्यारे जवानों। यदि 5:2/5:1 करते तो सीधी सी बात है 3:1 आ जाता। इसी के साथ अगला सवाल ये रहा आपके लिए, ईमानदारी से करिए। शाबाश जवानों, है ना, शाबाश शाबाश शाबाश। समय समाप्त शुरू हो चुका है, समाप्त नहीं। शाबाश शाबाश जवानों, करिए फास्ट। आप यदि बेटे अब इस समय का यूज़ करेंगे तो आप बाकी लोगों से बहुत बहुत आगे निकल जाएंगे और उसी में आपकी जीत होगी और मेरी जीत भी उसी में होगी। आप तो बस ईमानदारी से पढ़ते रहिए, सारी चीज़ें एक एक कवर करा रहा हूँ मैं। शाबाश, कवर करो जल्दी से। थिन स्ट्रेट इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टिंग वायर हैविंग चार्ज डेंसिटी लैम्डा। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कितना बताया बेटे? चलिए देख लेंगे बेटे, देख लेंगे। मुझे लग रहा है थोड़ा कलेश कर दिया हमने।
सही है। प्यारे जवानों, समय समाप्त हुआ। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, अक्सर इस तरह की स्टेटमेंट मिल जाती है तो हम लोग अंधाधुंध गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन करने बैठ जाते हैं। इनफाइनाइट लॉन्ग वाला, भाई लॉन्ग वायर वाला एक्सप्रेशन नहीं आई, थोड़ा ध्यान से समझो, जो पूछा है उतना ही बताओ। ऐसा नहीं है कि जो दिख जाए पूरा चेप दो। ओ भाई साहब चेपू मत बनो यार, थोड़ा सा समझ भी लो। आपको क्या दे रखा है? ए थिन स्ट्रेट इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टिंग वायर, a thin straight infinite long conducting wire having charge density lambda। इसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, मान लो पॉजिटिव चार्ज इस पे फैला हुआ है, चार्ज डेंसिटी लैम्डा दे रखी है, थिन भी है, स्ट्रेट भी है, लॉन्ग भी है। इज इनक्लोज्ड बाय ए सिलेंड्रिकल सरफेस ऑफ रेडियस आर। भाई साहब वाह, इसको एक सिलेंड्रिकल सरफेस से इनक्लोज कर रखा है ना, और इस सिलेंड्रिकल सरफेस की जो रेडियस है साहब वो दे रखी है अपने को आर। अपने से क्या पूछा है? लेंथ एल, और इसकी जो लेंथ दे रखी है सिलेंडर की वो दे रखी है एल। अपने से पूछा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताओ। अरे भाई साहब मौज हो गई, डेरिवेशन किया था, उसके अंदर फ्लक्स निकाला था। दो काम करे थे, पहले फ्लक्स निकाला था ई डॉट डी एस का यूज करके, फिर गॉस थ्योरम का यूज करके क्यू बाई एप्सिलॉन के बराबर रखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया था। इसने सिर्फ आधा ही काम पूछा है। क्या पूछा है भाई साहब? सीधा सीधा फ्लक्स बता दो। फ्लक्स थ्रो दिस सरफेस कितना होगा? फ्लक्स आ जाएगा साहब चार्ज कितना इनसाइड है डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, और इसके अंदर चार्ज कितना है मियां, इसमें चार्ज कितना है? चार्ज डेंसिटी क्या होती है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसकी लेंथ एल दे रखी है तो चार्ज हो जाएगा लैम्डा इंटू एल। तो मेरे भाई लैम्डा इंटू एल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू आ गई है फ्लक्स की। बिल्कुल सही आंसर ये रहा हमारे पास, चार्ज डेंसिटी गुना लेंथ डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। कहेंगे जी इसकी रेडियस को 2r कर दे तो कर दो, कर दो, कर दो, इतना परेशान क्यों हो रहे हो भाई साहब? करो ना, करके तो देखो भाई साहब। कर लोगे तो क्या हो जाएगा? आप अब भी वही लिखोगे, फ्लक्स जो इस गॉसियन सरफेस से आएगा वो कितना आएगा? चार्ज जितना इंक्लूडेड है वो तो अभी भी इतना ही है, चार्ज तो उतना ही, लेंथ बढ़ाई नहीं आपने सिलेंडर की। हाँ जी, हम इसकी लेंथ को बढ़ा दे तो बढ़ाओ, अब अंतर आएगा, अब अंतर आएगा, क्योंकि यदि आपने इसकी लेंथ को बढ़ा दिया तो भाई साहब मान लो आपने लेंथ को दुगुना कर दिया, तिगुना कर दिया, तो जितनी आप लेंथ इंक्लूड करेंगे सिलेंडर की, जितनी आप लेंथ लेंगे उसी हिसाब से तो आएगा। लेंथ एल लेंगे तो चार्ज डेंसिटी से चार्ज निकाल रहे हो लैम्डा गुना एल, तो लेंथ बढ़ जाएगी, तो वो यहाँ पे ज्यादा वैल्यू आ जाएगी। खत्म। अब कुछ लोग कहेंगे जी मैं तो ऐसे नहीं करता जी, मैं तो जी ये लगाऊंगा फ्लक्स इक्वल टू ई डॉट डी एस। बहुत खुशी है भाई, मेरे को भी लगा यही, कौन कहता मत लगा, लगा, लेकिन फिर हौसला भी रखना अपने को। हाँ मेरे बहादुर जवान, जरूरी है सीखना। अब देखो भाई साहब, आप कहो जी cos 0 क्यों लिख दिया? ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, हमें मालूम है इस वाले हिस्से के लिए तो ई डॉट डी एस 0 आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वायर के कारण इधर है, एरिया वेक्टर इधर है, एंगल 90 डिग्री, ई डॉट डी एस 0। सेम ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर इधर है, एंगल 90 डिग्री, ई डॉट डी एस 0। बच गया कौन सा भाई साहब? ये कर्व्ड हिस्सा। कर्व्ड हिस्से के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो वायर के कारण भारी है, और कर्व्ड हिस्से का एरिया वेक्टर भी भार है, तो cos 0 आएगा, इसलिए है ना। हम सिर्फ कर्व वाले हिस्से का फ्लक्स देख रहे हैं, क्योंकि बाकी का तो 0 हो चुका है। और भाई साहब यहाँ पर यदि हम देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है पूरे एंटायर सरफेस पर, इंटीग्रेशन ऑफ डीएस, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है एक सिलेंडर के लिए? याद होना चाहिए। याद है किसी को? क्या होगा भाई साहब? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, के लैम्डा डिवाइडेड बाई, भाई साहब वैल्यू आ जाती है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये वैल्यू होती है मियाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की। और एरिया कितना होता है इसका? कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है? 2 पाई आर एल। तो भाई साहब 2 पाई आर से आर, कुल मिला के वैल्यू बच गई लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और वही वैल्यू यहाँ से आई थी। प्यारे जवानों, इतना बड़ा तामझाम करने की जरूरत नहीं थी। हाँ करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। दिस इज मेथड नंबर 2 एंड दिस इज मेथड नंबर 1। आप ये फॉलो कर लें, ज़्यादा बढ़िया है, बाकी आपकी मर्जी है। तो समझ गए यहाँ पे क्या किया मैंने? फ्लक्स निकाला है, टोटल निकाला है, लेकिन टोटल फ्लक्स इसमें आपको पता है इधर वाले का 0 हो जाएगा, सिर्फ इधर वाले सरफेस का बचेगा, इसीलिए मैंने सिर्फ क्लोज नहीं लगाया यहाँ पे, सिर्फ एक सरफेस के लिए लगा रहा हूँ मैं, है ना, इसलिए ऐसा लिखता नहीं। तो मैं ऐसे लिखता क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस। चलो ऐसा लिख देता हूँ, अगली लाइन में हटा देता हूँ मैं, क्योंकि इसके साथ 0 + 0 और लिख दो यदि डाउट ही हो रहा है तो, है ना। प्लस में ये है, ऐसे लिख देता हूँ। तुम लोग भी क्या याद रखोगे मियाँ? हाँ
हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस प्लस फ्लक्स जीरो प्लस फ्लक्स जीरो। एक फ्लक्स इसका जीरो, एक फ्लक्स इसका जीरो, और एक फ्लक्स जो आए कर्ड सरफेस का आया, तो हमने लिख दिया यहाँ पे कॉस जीरो इसलिए आया क्योंकि डेरिवेशन के दौरान भी हमने सीखा था सिलेंडर ऐसे है तो इसका जो सरफेस एरिया है इसके हमेशा एरिया वेक्टर तो बाहर ऐसे जाना ही जाना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर से ऐसे ही जा रहा है, इसलिए जीरो बनेगा कॉस, और इसीलिए यहाँ पर ये वैल्यू आएगी। प्यारे जवानों, अगला सवाल ये रहा आपके लिए, है ना, जल्दी से आप लोग करेंगे, लेकिन एक बार पिछले सवाल को पिछले भी देख लूँ, इस पर कुछ है तो नहीं ना। हाँ भाई साहब, ये रहा अगला सवाल, आप जल्दी से देखिए, फास्ट, शाबाश, बहादुर जवानों, जल्दी से करिए, समय शुरू हो चुका है, फास्ट। शाबाश शाबाश मेरे प्यारे जवानों, पूरे मन से ट्राई करिए, मज़ा आ जाएगा, आनंद आनंद की अनुभूति होने वाली है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, और आप तो बिल्कुल मन से ट्राई कर रहे हैं, तो भाई जीत ही जीत है, जीत ही जीत है। 30 सेकंड हो चुकी हैं, हो चुका है सवाल, देख लेते हैं। पॉइंट चार्ज causes an electric flux to pass through a spherical surface, okay, spherical Gaussian surface, calculate the value, अरे वाह, if the radius of the Gaussian surface is doubled, how much flux, वाह भाई साहब, समय समाप्त हुआ, ऐसा ही मान लो, हो ही गया वैसे, चलो 8 सेकंड हो रहे, ले लो, तुम भी क्या याद रखोगे। हाँ, ये रही आपके समय की समाप्ति की घोषणा, डन। भाई साहब जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पर हमें क्या कहा गया है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू हमें दे रखी है, फ्लक्स की वैल्यू दे रखी है -3 × 10⁻⁻⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -1, ये फ्लक्स दे रखा है, और अपने से पूछा पॉइंट चार्ज की वैल्यू बताओ। भाई साहब सारी दुनिया को मालूम है फ्लक्स होता है साहब Q इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और Q की वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, इसी लाइन में लिख दूँ, Q इनसाइड विल बी इक्वल टू फ्लक्स फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब जो चार्ज इसके अंदर प्रेजेंट है उसकी वैल्यू आ जाएगी, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख दो 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इंटू फ्लक्स कितना है भाई साहब, माइनस का है तो माइनस रखना जरूर, -3 × 10⁻⁴ सोल्व कर लेना, आंसर आएगा कूलम में, और नेगेटिव साइन आया है, ये जरूरी है, पूछ सकता था चार्ज कैसा है, फ्लक्स नेगेटिव है तो चार्ज भी नेगेटिव है, फ्लक्स पॉजिटिव है तो चार्ज भी पॉजिटिव है ना। फ्लक्स नेगेटिव होने का मतलब होता है कि साहब इनवर्ड फ्लक्स है, इनवर्ड ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर कर रहा है अंदर सरफेस के। अब इसने बहुत प्यारी सी बात पूछी कि गॉसियन सरफेस की रेडियस को डबल कर दें, क्या फर्क पड़ेगा, पहले ये ऐसा सरफेस था, रेडियस r थी, अब ये ऐसा हो गया, रेडियस 2r हो गई। भाई साहब चार्ज तो अंदर जितना था पहले उतना ही है, इसलिए फ्लक्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा नो चेंज, कोई भी अंतर नहीं आने वाला है मेरे प्यारे जवानों। ये रहा अगला सवाल आपके लिए, जल्दी से शुरू हो जाओ जवानों, वक्त कम है, हमारे पास वक्त की कमी है, जल्दी से, शाबाश। हो गया, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। 2 इनफाइनाइट चार्ज थिन शीट्स हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटीज ऑफ σ1 एंड σ2, बहुत अच्छा है। राइट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट फील्ड इन द रीजन, σ1 बड़ी है σ2 से, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट रीजन तो पूछा नहीं इसने, लेकिन चलो हम तीनों का लिख देंगे। प्यारे जवानों जल्दी से करिए, समय की समाप्ति हुई, समय समाप्त हुआ, समय समाप्त हुआ। भाई साहब देखते हैं, चलिए भाई साहब हमें 2 सीट दे रखी हैं, अपने को दे रखा है ऑलरेडी, σ1 चार्ज डेंसिटी बड़ी है σ2 से, दोनों ही पॉजिटिव है, ये वाली प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, इस वाली प्लेट पे भी पॉजिटिव है, एक पे, अच्छा दोनों पे σ1 है क्या, गलती से लिख दिया भाई, यहाँ पर σ2 ले लो बी वाली के ऊपर, है ना, तो इस पे σ2 ले लो, इस पे σ1 ले लो, ओके। 2 इनफाइनाइट लार्ज पैरेलल थिन पैरेलल शीट्स हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी σ1 एंड σ2, ओके। राइट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट फील्ड इन द रीजन फर्स्ट सेकंड थर्ड, ओके। तो इस जगह पे ये फर्स्ट रीजन है, ये सेकंड रीजन है, और ये ले लेते हैं भाई साहब थर्ड रीजन,
है ना। तो भाई साहब इस फर्स्ट रीजन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण अवे आएगा, प्लस की सीट है तो अवे आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। कितनी वैल्यू आएगी, सिग्मा 1 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट या सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, कौन सा आएगा, आई भाई साहब ये थिन सीट है, ध्यान रखना, है ना। तो थिन सीट है तो हम यहाँ पर वो जो हमने पढ़ रखा है थिन सीट के लिए डेरिवेशन वही है, कंडक्टिंग वाला मत लगाना, ओके। सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा। और इस जगह ये जो पॉजिटिव सीट है इसके कारण भी इधर ही आना है क्योंकि अवे आना है, इसलिए इसके कारण भी इधर ही आएगा सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है रीजन 1 में, दोनों एक डायरेक्शन में थे इसलिए दोनों जुड़ गए हैं। अब आ जाते हैं रीजन नंबर 2 में। रीजन नंबर 2 में सिग्मा 1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगा। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ आप 1 लिखना चाहते हो तो इसको 1 तो यार इसमें कन्फ्यूज ना हो जाओ, इसलिए मैं इसको आई बना देता हूँ, ठीक है। हाँ तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड 1 हो गया इसके कारण, और इसके कारण क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड अवे इधर हो गया E2। इसकी वैल्यू अगेन वही आनी है सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू भी वही आनी है सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन जैसा कि हमें गिवन है सिग्मा 1 ज़्यादा है तो ये ताकतवर है, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो मैं इधर लिख रहा हूँ सेकंड रीजन में, वो ये ज़्यादा है, इसमें से इसको घटा देंगे। तो सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट में से सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट घटाएंगे, कुल मिलाकर 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। और हम यहाँ पर डायरेक्शन भी जरूर लिखें कि डायरेक्शन यहाँ पर जो हमारे पास आई है टुवर्ड्स राइट हैंड साइड आई है या राइट हैंड साइड की तरफ आई है, इसके अंदर जो आंसर आया था हमारा वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आया था। रीजन नंबर 3 में देखेंगे हम तो इसके कारण भी अवे आएगा, दूसरे कारण भी अवे आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो तीसरे रीजन में आएगा वो दोनों जुड़ जाएंगे। तो सिग्मा 1 जमा सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ये आएगा और राइट हैंड साइड में ही आने वाला है। मेरे प्यारे जवानों, इसी सवाल को हम वेक्टर की भाषा में भी कर सकते थे। वेक्टर की भाषा में करते तो कैसे करते, अब मैं ये आपको समझा देता हूँ, है ना। ये ज़रूरी है समझना क्योंकि कई बार वो जानबूझ के वेक्टर की भाषा पूछ लेता है, इसलिए मैं समझा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन आया है तो हम कर ही लेते हैं। तो इन वेक्टर्स हम कैसे लिखते, ये हमारी सीट है, इस पे प्लस का सिग्मा 1 है, ये हमारी सीट है, इस पे प्लस का सिग्मा 2 है। हम ये पॉइंट ए ले लेते हैं, एक पॉइंट बी ले लेते हैं और एक पॉइंट ले लेते हैं सी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम सबसे पहले पॉइंट वाइज निकालेंगे एट पॉइंट ए। तो पहले सीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको मैं E1 लिख रहा हूं, आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सीट 1 एट पॉइंट ए, ओके। वैल्यू आ जाएगी इसकी सिग्मा 1 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, जैसी पहले आई थी, लेकिन डायरेक्शन लिखेंगे अब क्योंकि हमें मालूम है कि इस डायरेक्शन में अवे आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है, इसलिए इधर आएगा। और इस वाली डायरेक्शन को नेगेटिव आई डायरेक्शन ले रहे हैं हम और इधर वाले को प्लस का आई कैप ले रहे हैं, मतलब ये माइनस एक्स एक्सिस या प्लस का एक्स एक्सिस। तो हम इसके क्योंकि माइनस का एक्स एक्सिस है इसलिए हम लगा देंगे माइनस आई कैप। सेम इसी तरीके से हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 2 लिखेंगे, वो इस सीट के कारण होगा, वो भी इधर ही आना है। वैल्यू लिखी जाएगी सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और क्योंकि इधर ही आना है तो हम यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे, माइनस का आई कैप लगा देंगे। अब यहाँ पर यदि हम लिखना चाहें तो अच्छा रहेगा कि नेट वैल्यू जब हम यहाँ पे लिखें इलेक्ट्रिक फील्ड नेट लिखेंगे ए पॉइंट पर, तो मैं चलो EA लिख देता हूँ इसको, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, तो दोनों का सम हो जाएगा, नॉर्मली दोनों का सम हो जाएगा तो माइनस कॉमन आ जाएगा, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस और आई कैप कॉमन आ गए हैं और यूनिट SI सिस्टम में जो भी है वो पुट कर देना, यही आंसर हमारा माना जाएगा। क्लियर है प्यारे जवानों। यदि इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरी भाषा में करें, दूसरे पॉइंट के लिए करें, दूसरी भाषा में तो नहीं, दूसरे पॉइंट के लिए करें, मान लो हम पॉइंट बी की बात करते हैं, एट पॉइंट बी के लिए बात करें तो हम पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे 1 के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे 2 के कारण। इलेक्ट्रिक फील्ड 1 के कारण जो लिखेंगे हम इस पॉइंट बी के ऊपर 1 के कारण लिखेंगे अवे आएगा, और इस 2 के कारण लिखेंगे वो भी अवे आएगा, लेकिन 1 के कारण जो लिखेंगे वो एक्स एक्सिस की तरफ आएगा। तो वैल्यू आएगी सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप, और इसके लिए आएगी भाई साहब इस पॉइंट बी के ऊपर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रहा है तो माइनस का सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और आई कैप। यहाँ पर भी याद रहे इलेक्ट्रिक फील्ड बी लिखेंगे तो दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ पर भी जोड़ा ही था, वेक्टर लगा रखा है इसलिए डायरेक्ट जोड़ना है, ओके। तो वैल्यू आ जाएगी सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप। भाई ये तो नहीं लग रहा ना कि हम घटा रहे हैं, हम तो जोड़ रहे हैं, घट तो इसलिए रहा है अपने आप, माइनस का निशान था वो अपने आप घट जाएगा। आप देखोगे कि दोनों ही हालातों में वेक्टर वाले मेथड में भी और स्केलर वाले मेथड में भी आंसर में कोई अंतर नहीं आएगा। सिग्मा 1 अपॉन जो वैल्यू थी सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट था, वही आंसर आएगा यहाँ भी।
ठीक है। अब यदि हम यहाँ पे तीसरे पॉइंट की चर्चा और कर लें तो तीसरे पॉइंट के ऊपर क्या बनेगा, एट पॉइंट सी पॉइंट की मैं बात करूं तो सी पॉइंट पर दोनों के कारण इधर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ई के 1 के कारण भी, इलेक्ट्रिक फील्ड 2 के कारण भी, दोनों के कारण क्योंकि इधर ही आ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सी आएगा, वो आ जाएगा सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप प्लस का है और दूसरा भी यही है और कुल मिलाकर आंसर ये आ जाएगा हमारे पास। आप देखोगे तो पहले वाला आंसर भी यही था। मेरे प्यारे जवानों, आई होप आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आई है। फिर भी यदि समझ में नहीं आई है तो आप लोग समझ सकते हैं, है ना, डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मेरे प्यारे जवानों, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला सवाल, जल्दी से आपको करना है। बहुत ही प्यारा सा सवाल है, बहुत ही हल्का सा सवाल है, बस आपको करना है। आपका समय शुरू हो चुका है अब, शाबाश। बस 1 मिनट का सवाल है, 1 मिनट मिल भी चुकी है आपको, इसलिए थोड़ा सा फास्ट ट्राई करिए, शाबाश। जवानों लगभग 20 सेकंड बाकी हैं, जल्दी से करिए, 20 सेकंड बाकी हैं, फास्ट। तीन सेकंड बाकी, जवानों 2 1 और ये समय समाप्त हुआ। बहुत ही प्यारा सा सवाल है। लेट अस सी नाउ, है ना। हमें प्रूव करना था लेकिन देख लेते हैं कि हम कर पाए नहीं कर पाए, अभी पता चल जाएगा कुछ गलती तो नहीं करी हमने ना बेटे। ध्यान से देखते हैं भाई, हमें ऑलरेडी ये कहा गया है कि यहाँ पर ऊपर वाली प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है, नीचे वाली प्लेट पर नेगेटिव है। हम सिंपल सी भाषा में ये समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है ऊपर की तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक पार्टिकल है जिसका मास m है और चार्ज माइनस का q है। आपको पता है कि जब चार्ज नेगेटिव होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव नहीं करता, उसके अपोजिट चलता है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ कोई हुआ यार, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ हुआ, तुम हाँ भर रहे हो यार, ये गलत है तो। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होने वाला है, ऊपर से नीचे की तरफ होने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड। हमारा चार्ज पार्टिकल है नेगेटिव का, वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा था, इनिशियली ux स्पीड से मूव कर रहा था। यदि सोचो बेटे, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होता तो ये ऐसे का ऐसा सीधा ही जाता। हम यदि ग्रेविटी के इफेक्ट को इग्नोर करें तो इसमें लिख देना चाहिए था इग्नोर ग्रेविटी, मैंने लिख दिया। चलो अभी इसको सही कर लेना ना, ग्रेविटी इग्नोर्ड है। ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से नीचे की तरफ है, नेगेटिव की तरफ है। अब भाई हुआ क्या, मैं यहां पर एक आपसे बात पूछने वाला हूं, अलोंग एक्स डायरेक्शन, क्या एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है क्या चार्ज पे? क्या एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स है क्या? नहीं है, एक्स डायरेक्शन में नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो वाई डायरेक्शन में है भाईजान, एक्स में कोई फोर्स ही नहीं है। जब एक्स में कोई फोर्स ही नहीं है, इसका मतलब फोर्स अलोंग एक्स 0 है, इसका मतलब एक्सेलरेशन अलोंग एक्स भी 0 है, इसका मतलब जो स्पीड आएगी अलोंग एक्स एक्सिस वो कांस्टेंट आएगी, इसका मतलब यू एक्स की जो स्पीड है वो कांस्टेंट ही रहनी है, जितनी इनिशियली थी वही रहनी है। इसका मतलब यूनिफॉर्म मोशन है। ये लेंथ कितनी दे रखी है प्लेट्स की? L। जब L लेंथ दे रखी है तो वो यहाँ से यहाँ जब इसको क्रॉस करेगा तो लेट अस सपोज t टाइम लगाएगा, तो हम क्या लिखेंगे? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड जो कि ux है गुणा में टाइम t। तो कुल मिलाकर हमारे पास टाइम आ चुका है कि L डिवाइडेड बाई ux, इतने समय में वो क्रॉस हो जाएगा। लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। कितनी देर में क्रॉस होगा वो तो निकाले, मान लो पूछा होता तो हम यहाँ से तुरंत कह देते हैं। आपके मन में एक सवाल तो आ रहा होगा कि इक्वेशन ऑफ मोशन यूज क्यों नहीं करी, s इक्वल टू यू प्लस ए टी, मतलब v इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये वाली चीज़ें यूज क्यों नहीं की? कर लो भाई, अरे कर लो, एक्सेलेरेशन 0 पुट कर दो, अपने आप यही आएगा। हाँ, मन में मत रखा करो यार, तुम ऐसे बताते रहा करो मेरे को कि जी ऐसा मन कर रहा है हमारा। आ जाओ जी वाई डायरेक्शन में। अब मुझे एक बात बताओ यार, वाई डायरेक्शन के अंदर क्या कोई फोर्स है? क्या इसकी कोई इनिशियल वेलोसिटी है भाई साहब? नहीं है। क्या कोई फोर्स है वाई डायरेक्शन में? यस, फोर्स है। कहां है? ऊपर के नीचे। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है? पॉजिटिव से नेगेटिव नीचे, तो फोर्स लगेगा ऊपर, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है। ग्रेविटी का इग्नोर कर रहे हैं हम, तो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है।
क्योंकि इससे बहुत छोटा है यार इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसलिए इग्नोर कर दे। और वैल्यू कितनी है, Q इंटू ई, ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज प्रेजेंट हियर। और एक्स फोर्स है तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन इन द वाई डायरेक्शन। तो कुल मिलाकर एक्सेलरेशन आ चुका है वाई डायरेक्शन में कितना, क्यू ई डिवाइडेड बाई एम, ये हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ चुकी है। अब आपके मन में सवाल आया, जी एक्स में तो एक्सेलरेशन नहीं था, वाई में कहां से आ गया? अरे भाई ऐसा हो सकता है दोनों डायरेक्शन एक दूसरे के 90 डिग्री पर हैं तो एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करेगी। हमने +1 में पढ़ रखा है, हाँ, प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ मोशन। भाई साहब नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना चाहिए था, नहीं तो मैं बता देता हूं, है ना। इंडिपेंडेंस कंडीशन है, हमारा मोशन इंडिपेंडेंट है, एक्स के मोशन वाई को अफेक्ट नहीं कर रहा है, वाई का मोशन एक्स को इफेक्ट नहीं कर रहा है, एक्स में एक्सेलरेशन नहीं है, इट्स ओके, वाई में है तो इट्स ओके। तो वाई में एक्सेलरेशन है इसलिए यहां पर ये रिश्ता नहीं लगेगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड गुना टाइम। ना जी ना, नहीं लगेगा। हमसे पूछा ही है कि भाई पार्टिकल यहां से एक्स से जाना चाह रहा था लेकिन अल्टीमेटली वो थोड़ा ऐसे चला गया तो वाई में कुछ डिस्प्लेस हुआ है। भाई साहब वाई में कितना डिस्प्लेस हुआ, मान लो वाई कितना हुआ, भाई साहब मान लो y डिस्प्लेस हुआ है, तो ये डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। क्या करें इसके लिए, सेकंड इक्वेशन लगाओ, सीधा सीधा यूज करो, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये भी y में, ये भी y में, ये भी y में। टाइम तो x और y का एक ही है भाई साहब, टाइम के कोई अलग अलग नहीं है, क्योंकि जितनी देर में बाहर निकलेगा उतनी देर में y में भी चल रहा था। ऐसा कोई है कि अब कहेगा बाहर निकल गया हूँ अब चलूंगा मैं y में, इससे पहले तो मैं x में चल रहा था, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों में एक साथ ही चल रहा था, समय दोनों बराबर लगेगा। तो डिस्प्लेसमेंट तो निकालनी थी, इसका नाम y दे दिया हमने। हाँ भाई साहब क्वेश्चन में कुछ गिवन तो नहीं था, इसका नाम वही रख लेते हम ना, नहीं गिवन था तो y दे दिया, तो ओके निकालना ही था। ये तो u तो 0 ही था भाई साहब, क्यों था 0, क्योंकि x में जा रहा था ना भाई, y में वेलोसिटी नहीं थी। अच्छा ऐसा होता है क्या, जब x में जाए तो y में नहीं लेना? अरे ऐसा ही तो होता है मितवा, याद करो 12th पास आउट होने वाले हो, क्रैश कोर्स है, ऐसे सवाल ना पूछो यार। हाँ दिल पे चोट लगती है, नहीं तो कुछ गड़बड़ है क्या, वीडियो बंद तो नहीं होगी, चल रही ना, ओके। भाई साहब हाफ इंटू एक्सेलरेशन को क्या लिखेंगे, क्यू इंटू ई अपॉन एम, और टाइम भाई साहब जो आया था वही लिख देंगे। टाइम की वैल्यू क्या रही, एल अपॉन यू एक्स इसका स्क्वायर। प्यारे जवानों यही आंसर था कि भाई साहब बता दो इतना डिफ्लेक्ट होगा, क्यू ई डिवाइडेड बाई एम, एल स्क्वायर अपॉन यू एक्स का स्क्वायर। यही पूछा था इस भाई साहब ने अपने को, यही तो कहा था कि ये बता दो ई एल स्क्वायर कहाँ गया, क्यू ई एल स्क्वायर, क्यू ई एल स्क्वायर अपॉन 2m यू एक्स का स्क्वायर, यही हमसे पूछा था। तो मेरे प्यारे प्यारे जवानों, मेरे बहादुर बहादुर जवानों, यही लास्ट क्वेश्चन था। हाँ यही लास्ट क्वेश्चन था। तो मेरे प्यारे जवानों आई होप आपने हर एक क्वेश्चन को ईमानदारी से ट्राई किया, और यदि आपने ट्राई किया होगा तो सारे कंसेप्ट रिवाइज दोबारा से फिर से हो गए होंगे। मैं एक क्वेश्चन और एक वीडियो और भी बनाऊंगा जिसमें और थोड़ा सा हाई ऑर्डर थिंकिंग के क्वेश्चन मैं डिस्कस करने वाला हूँ। मेरे प्यारे जवानों पूरी ईमानदारी के साथ आपने मेरी बात को सुना, मुझे अच्छा लगा। मैं दोबारा से एक बात आपको याद दिलाऊं कि यदि आपने पेड़ नहीं लगाया है तो भाई मेरी हम्बल रिक्वेस्ट आपसे ज़रूर लगाएं, और अपने दोस्तों को भी अवेयर करें, उनको भी मोटिवेट करें कि वो भी पेड़ लगाएं। और यदि आपने लगा दिया तो बहुत ही अच्छा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्यारे जवानों आज के लिए इतना ही, कल फिर आपसे मिलेंगे। गुड बाय एंड टेक केयर।